अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मल्टीवेरिएबल कैलकुलस का लेक्चर 8 है और मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ही पेज नंबर और एक्सरसाइज पेज नंबर मेंशन कर दिया है जहां से ये लेक्चर्स बनाए गए हैं और जोन सी एक्सरसाइज आपने करनी है। ठीक है, तो कल हमने चेन रूल को डिस्कस किया था। हमने सिंपल चेन रूल को डिस्कस किया था। उसके बाद जहाँ पे सेवरल वेरिएबल्स आ जाते हैं वहाँ पे चेन रूल को डिस्कस किया था, लेकिन उसका सिर्फ पहला केस डिस्कस किया था। आज हम केस 2 डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपने डिफ्रेंशिएट भी करना है केस 1 को केस 2 के साथ, ताकि क्वेश्चन करते हुए आपको खुद पता चले कि केस 1 कहाँ पे अप्लाई होता है और केस 2 कहाँ पे अप्लाई। क्वेश्चन में कभी भी गिवन नहीं होगा कि ये केस 1 से होगा या केस 2 से होगा। क्वेश्चन को देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो दोनों में डिफर करना बहुत ज़रूरी है। तो केस 2 को देखते हैं। केस 2 क्या कहता है? कहता है लेट z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। मतलब z फंक्शन है दो वेरिएबल्स का, x और y का। कल भी बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल 100% ऐसे था। इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x एंड y, कि z हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन है किसका? x और y का। यहाँ तक तो बात कल तक बराबर थी केस 1 में। वेयर x इज़ द फंक्शन ऑफ s कोमा t एंड y इज़ द फंक्शन ऑफ s कोमा t। कल तक क्या था कि ये जो अंदर x और y छुपे हुए थे वो सिर्फ t पर डिपेंडेंट थे, मतलब एक वेरिएबल पर डिपेंडेंट थे। यहाँ पे जो y अंदर छुपा हुआ था वो एक वेरिएबल t पे डिपेंडेंट था। लेकिन आज क्या हो गया है कि आज यहाँ भी सेवरल वेरिएबल्स हैं, यहाँ भी सेवरल वेरिएबल्स हैं, यहाँ भी सेवरल वेरिएबल्स हैं, हर जगह सेवरल वेरिएबल्स हैं। तो पूरे का पूरा चेन रूल पूरे पार्शियल डेरिवेटिव्स को यूज़ करेगा। यहाँ पे अब कहीं पे भी सिंपल डेरिवेटिव यूज़ नहीं होगा। क्यों? सिंपल डेरिवेटिव वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ फंक्शन में एक वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा हो साथ में। यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो। तो केस 1 और केस 2 का मेजर डिफरेंस क्या है कि केस 1 में x सिर्फ t पे डिपेंडेंट था, y सिर्फ t पे डिपेंडेंट था, बल्कि यहाँ पे s x जो है वो दो वेरिएबल्स पर डिपेंडेंट है, s पे भी और t पे भी, s पे भी और t पे भी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि z जो है मेरा फंक्शन है x और y का, और x आगे से फंक्शन है s और t का। तो मैं कह सकता हूं z इज इनडायरेक्टली डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। दोबारा मैं कह सकता हूं z इज इनडायरेक्टली डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ s एज वेल एज t। कल तक सिर्फ क्या था कि x और y पे तो था ही, x और y के अंदर t छुपा होता था, y के अंदर भी t छुपा होता था। तो मैं कहता था कल तक केस 1 में कि z इज इनडायरेक्टली डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t। तो हम पार्शियल z बाई या dz बाई dt हमने फाइंड किया था। लेकिन आज क्या सीन है? आज ये है कि z डायरेक्टली तो x और y को डिफरेंशिएट करता है, लेकिन x और y s और t पर डिपेंड करते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि z इज इनडायरेक्टली फंक्शन ऑफ s एंड t। तो मेरा एक दफ़ा पार्शियल z विद रिस्पेक्ट टू s आएगा और एक दफ़ा पार्शियल z विद रिस्पेक्ट टू t आएगा, क्योंकि x और y आगे से दो दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे हैं। तो एक दफ़ा पार्शियल z विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल s निकालेंगे, एक दफ़ा पार्शियल z विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल t निकालेंगे। ये देखें, एक और दो अलग अलग लिखें, क्योंकि आगे जो फंक्शन है उसमें दो दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं। तो ठीक है, जब मैंने पार्शियल z विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल s निकालना है तो बड़ा सिंपल तरीका है। मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ पे बिल्कुल उंगली रख लें और देखें कि इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से क्या मिलता है। चूंकि इसमें दो वेरिएबल्स हैं तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ होगी, पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिलेगा पार्शियल x विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल s, और यहाँ से क्या मिलेगा? पार्शियल y विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल s। मैं s के हिसाब से सिर्फ लिखूंगा क्योंकि मैंने z भी s के हिसाब से लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे उंगली रखी थी, तो इससे क्या मिलेगा? पार्शियल x विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल s, यहाँ से पार्शियल y विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल s। ठीक है, और पीछे क्या चीज़ है? पार्शियल z। मैंने क्या कहा था चेन रूल में? ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए और ये दोनों चीज़ें वो होनी चाहिए जो फाइंड कर रहे हो। तो यहाँ ऑब्वियसली पार्शियल z बाय पार्शियल x आएगा जो यहाँ से मिलेगा, और यहाँ पार्शियल z बाय पार्शियल y आएगा वो भी यहाँ से मिलेगा। देखें, क्रॉस में दोनों सेम है और यहाँ पे वो टर्मिनोलॉजी है जो आप फाइंड करना चाह रहे हैं। क्रॉस में दोनों सेम है, यहाँ पे वो टर्मिनोलॉजी है जो आप फाइंड करना चाह रहे हो। इसी तरह पार्शियल z बाय पार्शियल
पार्शियल टी को जब लिखना है तो दोबारा यहाँ उंगली रख लें, यहाँ से क्या मिलेगा पार्शियल एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ से क्या मिलेगा पार्शियल वाई विद रिस्पेक्ट टू टी। तो देखें पार्शियल एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, पार्शियल वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, और यहाँ फिर वही दो टर्म्स लिखनी है, पार्शियल जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल जी विद रिस्पेक्ट टू वाई, दोनों टर्मिनोलॉजीज चेक कर लें। ठीक है, ये तो आपका चेन रूल है। केस 2 है, डिफिकल्ट केस है, लेकिन क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से समझ आएगी। क्वेश्चन में देखना है कि आया यहाँ पे कितने वेरिएबल्स यूज हुए हैं और यहाँ पे केस 2 इंप्लीमेंट करना है या केस 1। तो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है z इज इक्वल टू ई एक्स साइन वाई। ठीक है, z इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल हैविंग x एंड y। ठीक है, ये तो दोनों केसेस में बराबर था। x आगे फंक्शन है एस टी स्केयर, तो यहाँ दो वेरिएबल है x के, s और t, y के भी दो वेरिएबल्स हैं s और t, तो ये केस 2 हमारा बनता है। देखें x इज अ फंक्शन ऑफ s एंड t, y इज अ फंक्शन ऑफ s एंड t, दो आगे से हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, ये हमारे पास z है। ठीक है, तो सिंपल है, चेन रूल है, दो निकलेंगे डी जी बाई डी एस और डी जी बाई डी टी। तो निकाल के देखते हैं। तो डी जी बाई डी एस मैंने चेन रूल के मुताबिक लिखा, डी जी बाई डी एक्स निकालना है, मतलब जी का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब जी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हो तो वाई के सारी चीज़ों को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हो। तो जी आपके पास गिवन है ई एक्स साइन वाई, तो यहाँ पे वाई साइन वाई आपके पास एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, ई एक्स एज अ वेरिएबल। तो कांस्टेंट को पहले लिखा, वेरिएबल का डेरिवेटिव लिया, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही है, तो क्या बचा आपके पास ई एक्स साइन वाई। ठीक है, पार्शियल एक्स विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल एस। ठीक है, किधर है जी एक्स, ये है जी एक्स, इसको किसके हिसाब से लेना है विद रिस्पेक्ट टू एस के हिसाब से। तो क्या बचा आपके पास, टी को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है टी स्केयर, और एस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस 1 हुआ, तो अकेला बचा टी स्केयर। तो इस तरह से ये आपने इन दो के डेरिवेटिव ले लिए और इन दो का डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, ये सारे डेरिवेटिव्स आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गए। इसमें आपने एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देनी है। एक्स और वाई की वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, ये देखें एस टी स्केयर वाई एस स्केयर टी। तो जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ है वहाँ मैंने क्या पुट कर दिया है, एस टी स्केयर, और जहाँ जहाँ वाई लिखा हुआ है मैंने वहाँ पे ये देखें वाई है, वहाँ क्या पुट कर दिया है, एस स्केयर टी, जो कि इनकी वैल्यूज़ गिवन थी। तो मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी है, तो ये आपके पास पार्शियल जी बाई पार्शियल एस आ गया। इसी तरह ये आपके पास पार्शियल जी बाई पार्शियल टी आ जाता है। तो ये क्वेश्चन दिखने में मुश्किल लगता है लेकिन है ये बहुत ईजी। लेकिन मैं दोबारा कहूँगा, केस 1 केस 2 दोनों में डिफरेंस देखना है, तो केस 1 और केस 2 में मेजर डिफरेंस ये है कि जो x और y है वो आगे से दो दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करते हैं, ये केस 2 है, और अगर एक वेरिएबल पे डिपेंड करे तो वो केस 1 है। देखा पिछला चेन रूल, उसमें डेरिवेटिव भी यूज हो रहा होता था और पार्शियल भी। क्यों? क्योंकि कुछ टर्म्स में सेवरल वेरिएबल से, कुछ में एक था। अब रूल 2 में, ये जो रूल 2 अभी आपने पढ़ा है चेन रूल का केस 2, इसमें आप गौर से देखें कि अगर z है तो वो भी दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है विच इज़ x एंड y, अगर x है तो वो भी दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है विच इज़ s एंड t, और अगर y है तो वो भी दो पे डिपेंड करता है s एंड t। तो सब कुछ दो या दो से ज़्यादा पे डिपेंड करता है। तो जब भी एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पर कोई चीज़ डिपेंडेंट हो जाए तो वहाँ पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स आए हैं। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था जो मैंने किया, आपने इसको अच्छी तरह करना है और साथ में आपने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। 14.5 एक्सरसाइज है, किताब का पेज नंबर 954 है, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक ये 6 सवाल 5 बनते हैं, ये आपने करने हैं और ये आपने सबमिट करनी है असाइनमेंट सैटरडे तक। और याद रखिएगा कि असाइनमेंट सबने सबमिट करनी है। ठीक है, खुद करेंगे तो सबमिट होगी, अदरवाइज सबमिट नहीं होगी, फ़ायदा कोई नहीं है करने का।